आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सेट और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है क्लास 11 आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। और आज की वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा और साथ साथ जो पहली एक्सरसाइज 1A है वो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1A एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब आप मेरी सभी वीडियोस को देख पाओगे मेरे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर। और इस एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर सकते हो नंबर से या मेल आईडी से। ये बहुत सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में जाके आप मेरी सभी वीडियोस को देख पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वन टाइम एक बार आपने कोर्स को परचेज करना है जिसका प्राइस है बहुत ही कम। प्राइस है ₹399 और इस प्राइस में आप मेरी सभी वीडियोस को देख पाओगे। इस प्राइस में आप आपकी ये जो बुक है ओपी मल्होत्रा एसएन वाली, इस बुक के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बस एप्लीकेशन को सबसे पहले बच्चों डाउनलोड कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेट और सबसे पहले मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाऊंगा। बच्चों सेट की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आपके सामने लिखी है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को आपको समझना है बच्चों, जिससे आपको इस डेफिनेशन को समझने में काफी आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर समझना है वेल डिफाइंड कलेक्शन को, वो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। दूसरा समझना है ऑब्जेक्ट्स को। बच्चों जो सेट बनते हैं यानी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी 1 होनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। पहला पहला स्टेप तो आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद ये समझना है कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, किसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। क्या सभी कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं? उसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। बच्चों पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, कलेक्शन ऑफ 2 लकी नंबर्स। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि भाई 2 लकी नंबर्स का कलेक्शन बना के मुझे दिखाओ अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलता हूं कि 2 लकी नंबर्स का कलेक्शन, 2 लकी नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं 2 लकी नंबर्स का जो कलेक्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से जो 2 लकी नंबर्स है वो होंगे 3, 4। अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं, किसी थर्ड पर्सन से पूछता हूं या आपसे पूछता हूं, वो 2 लकी नंबर कलेक्शन क्या 3, 4 ही आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना। क्या पता उसके हिसाब से वो 2 लकी नंबर से 1, 2। या किसी अदर थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो उसके हिसाब से लकी नंबर है 7, 9। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमें कलेक्शंस मिल रहे हैं और उनमें जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स है वो वेरी कर रहे हैं। मतलब कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उनकी पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जो हमें कलेक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि 3, 4 तो मेरे हिसाब से लकी नंबर है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से नहीं है, कि आपके हिसाब से शायद ना हो। 1, 2 मेरे हिसाब से ये लकी नंबर्स नहीं है, किसी अदर पर्सन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लकी नंबर नहीं है। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं 1, 2 नंबर्स के फॉर्म में, ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों। मतलब इस टाइप के जो कलेक्शंस होते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शंस वेरी करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, तो आप बोलोगे कि भैया वो कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। मतलब क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है बच्चों। समझ में आ गया? ठीक है ना। कलेक्शन कैसा वेल डिफाइन होता है अभी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, कलेक्शन कैसे वेल डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आप नंबर ऑफ डेज का कलेक्शन बनाओ इन अ वीक, ठीक है। नंबर ऑफ डेज का जब कलेक्शन बनाओगे तो आपको पता है
कि उसमें संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा, ठीक है, और सॉरी वेडनेसडे मैंने गायब कर दिया, वेडनेसडे भी आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका फ्राइडे आएगा, उसके बाद सैटरडे आएगा। ये 7 डेज, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, ठीक है, कि भैया एक वीक में जितने डेज होते हैं उसका कलेक्शन बना के दिखाओ, तो आप भी यही बनाओगे, मैं भी यही बनाऊंगा। इस दुनिया में, इस पूरे अर्थ में जितने भी लोग हैं वो सब यही कलेक्शन देंगे। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, डेज जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सबके हिसाब से कॉमन है, ठीक है। तो ये होते हैं वेल डिफाइंड। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, तो अगर मैं बनाता हूँ तो भैया ये बनेगा 1 2 3 4 5। आप बनाओगे तो आपके लिए भी यही होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए यही होगा, पूरी दुनिया में जितने पर्सन हैं उनके लिए भी 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर से ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने, ये एलिमेंट्स जो लिखे हैं, जो नंबर्स जो लिखे हैं, ये वेल डिफाइन है, क्योंकि ये हर पर्सन के लिए सेम है, कॉमन है। समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब ये आपके वेल डिफाइन होंगे। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई कलेक्शन ऐसा है जिसके ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में जितने भी पर्सन है उनके लिए सेम है, मतलब एक जैसे है। तो वेल डिफाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो वेल डिफाइन ये कलेक्शन है, ये भी वेल डिफाइन कलेक्शन है, और जितने भी यहाँ पर मैं कलेक्शन लिख रहा हूँ सब में जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही कलेक्शन बनेगा आगे जाके सेट। और जब सेट की बात करते हैं तो हम इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और उसमें ये एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। समझ में आ गया, इस तरह से लिखेंगे। अगर ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइन है तो इसको हम सेट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो बन जाते हैं आगे जाके सेट्स। अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज 1A में। 1A एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट्स। कौन सा कलेक्शन सेट होगा? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बस आपको चेक करना है। फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिन विथ जे लेटर। आप दिमाग लगाओ कि एक साल में जो मंथ होते हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, उनका अगर कलेक्शन बनाओगे तो वो सबके लिए यूनिक आएगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि वो सबके लिए क्या आने वाला है, मेरे हिसाब से भी क्या आएगा, जून, जुलाई, जनवरी। आपके हिसाब से भी यही आएगा, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से यही आएगा। इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सबके हिसाब से यही वो कलेक्शन आने वाला है, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका सेट बनेगा, यस। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स और आपके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इन दोनों में डिफरेंट आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर जो पर्सन टैलेंटेड राइटर है, क्या पता वो आपके हिसाब से ना हो, ठीक है, आपके हिसाब से कोई तीसरा पर्सन मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सोच बदल रही है, पर्सन टू पर्सन यहाँ पर जो कलेक्शन है वो वेरी करेगा, उनके ऑब्जेक्ट से वेरी करेंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है बच्चों। थर्ड वाला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, साथ साथ दिखाई दे रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 से लेकर 99 तक होंगे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सबके लिए लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 से लेकर 99 तक। इसका मतलब जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो आपका वेल डिफाइंड होगा, यस, ये आपका सेट है बच्चों। फोर्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वेल डिफाइंड नहीं है मेरे हिसाब से, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स और आपके हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है ना। जो कलेक्शन आप दोगे या मैं जो दूंगा उनमें डिफरेंट
वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन यहाँ पर कलेक्शन वेरी करेगा, और इसका मतलब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो ये सेट नहीं होगा। आई थिंक चीजें समझ में आपको आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एक सेट आपको गिवन है जिसको बोला गया है कैपिटल ए। कैपिटल ए एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, और आपको इस सिंबल का यूज करना है। देखो ये वाला जो सिंबल है बच्चों, ये बिलोंग का सिंबल है, और ये वाला सिंबल है नॉट बिलोंग का। देखो कैसे इसका यूज करेंगे आपको समझाता हूं। अब पहला, अगर देखो 1 है, 1 इस ए के अंदर आ रहा है, इस सेट ए के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब 1 बिलोंग करेगा ए सेट को। जो इस ए सेट के एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ए सेट को बिलोंग करेंगे, तो ये साइन आएगा। अगर 2 की बात करेंगे भाई, 2 भी बिलोंग करेगा ए सेट को। 3 ए सेट के अंदर है, 3 भी बिलोंग करेगा ए सेट को। 4 ए सेट के अंदर है, 4 भी बिलोंग करेगा ए सेट को। 5 भी और 6 भी बिलोंग करेगा ए सेट को। समझ में आ गया, क्योंकि वो इसके मेंबर है। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूंगा, भाई 7 क्या ए सेट में है? नहीं है ना, तो 7 बिलोंग नहीं करेगा ए सेट को। आपको समझ में आ गया होगा, ये बिलोंग का साइन, ये डज नॉट बिलोंग का साइन। इतना क्लियर, बहुत ही आसान है समझना। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन दे रखा है कि भैया 5 डैश बिलोंग ए सेट। क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग का साइन आ जाएगा। 8 ए सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि 8 ए सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। 0 ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। 4 ए सेट में है, तो इसका मतलब यहाँ बिलोंग का साइन आएगा। समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन को पढ़ लो सबसे पहले। राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है कि ये सेट आपको किस टाइप के नजर आ रहे हैं, क्या है ये सेट। वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ लिखा है 2 4 6 8, तो क्या है ये क्या है? ये है इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो इवन नेचुरल नंबर्स है, तो किसका सेट हो गया भाई? इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। 2 4 6 8, ये क्या है भाई? इवन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्लियर बच्चों? इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो 7 14 21 28 35, ठीक है। ये सेट है, और इस सेट को डिस्क्राइब आपने करना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। क्या लिखोगे इसके बारे में? ये है मल्टीपल्स ऑफ 7। जितने भी नंबर्स हैं 7 के टेबल में आते हैं। 7 × 7 7 2 14 7 21 7 4 27 5 35, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी नंबर्स हैं सब 7 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाई द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स of 7 from 7 to 35, ठीक है। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 7 to 35। इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, मतलब इसको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। पर है क्या, ये किसका सेट है? 1 2 3 4 6 12, ये सब 12 के फैक्टर्स है। तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, इसको समझना है बच्चों, ठीक है। और इस पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस है वो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इस वाले बेसिक को समझना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन सेट में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। जब भी हम सेट को लिखते हैं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं। यहां पर लिखा है कि कैपिटल लेटर्स एग्जांपल्स ए बी एस एक्सेट्रा आर यूज्ड टू नेम सेट्स। मतलब सेट को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का यूज करोगे, जैसे ए बी सी डी, कुछ भी आप ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में भी जब सेट गिवन होगा तो उसके आगे कैपिटल लेटर्स लिखे होते हैं, आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड चीज समझना है कि भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब लिखने का मेथड। कॉपियों में जब लिखोगे ना, ठीक है ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो 3 तरीके से हम सेट्स को लिख सकते हैं। पहला आपका आता है वर्ड्स,
सेकंड है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, तीसरा है रूल्स मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। पहला वर्ड्स में लिख सकते हो, सेकंड रोस्टर या टेबुलर मेथड या फॉर्म में लिख सकते हो, तीसरा है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ और क्वेश्चन में बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो वर्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक कैपिटल ए सेट ले लिया, उसको वर्ड्स में अगर डिफाइन करना है तो कोई भी मैं सेट बना देता हूँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन को मैं सेट बनाता हूँ। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन आपके अपने दिमाग में सोच लो, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, natural even numbers numbers less than 10। तो ये ए सेट मैंने वर्ड्स में डिफाइन कर दिया, समझ में आ गया। द सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 10, ये वर्ड्स में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। सेकंड रोस्टर फॉर्म, भाई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड बात एक ही है, मेथड फॉर्म एक ही होता है। ठीक है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड बात एक ही है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है भाई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब एलिमेंट्स को आप लिख रहे हो। ठीक है, इस ए सेट का जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने जितना भी सेट फॉर्म लिखा है वो सब रोस्टर फॉर्म में था। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके हिसाब से अगर मैं बोलता हूं कि इसके हिसाब से इस वर्ड्स वाले सेट के हिसाब से एलिमेंट्स क्या आएंगे, यहाँ लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कौन से होंगे भाई, 2 4 8, 2 4 6 8, समझ में आ गया। ये क्या है आपके, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, जिसको लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और ये पूरा जो फॉर्म है ये है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मेथड बोल लो या रोस्टर फॉर्म बोल लो, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि दो बार लिख दिया, ठीक है, 3 बार लिख दिया, ऐसा नहीं होता भैया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्लियर बच्चों। तीसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा सा समझने वाला है भाई। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको अगर लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखूंगा भाई, देखो कर्ली ब्रैकेट लगाना है, एक्स से लिखना है, फिर सच दैट का साइन ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये वाला साइन यूज करता हूं, एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये है इवन नेचुरल नंबर्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x बराबर 2n, x बराबर 2n, यानी इवन नेचुरल नंबर्स को 2n लिखते हैं हम। जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, और n की लिमिट क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। चेक कर सकते हो, n अगर नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 4 है तो n की पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1। 1 पुट करो यहाँ पर, भाई 2 मिल जाएगा, फिर 2 होगी, 2 2 जा 4 मिल जाएगा, 3 पुट करो 6 मिल जाएगा, लास्ट में 4 होगी तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। इस बात की टेंशन खत्म कर दो कि नहीं आएगा, 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है कि लीस्ट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जितने भी वर्ड्स में सेट लिखे हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में आते हैं, द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 40। सोचो जरा, 40 से कम स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे, स्क्वायर नंबर्स 1 4 9 16 25 और 36, ये सब स्क्वायर्स नंबर्स है और इनको लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो बन जाता है ये पूरा रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, द सेट ऑफ कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं उन कलर्स को लिखना है आपने रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखो ये आ गया रोस्टर फॉर्म का कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम कलर्स को लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला कलर आपका रेड आ गया,
दूसरा येलो होता है, तीसरा ग्रीन हो गया, फिर ब्लू आ रहा है, और फिर आता है आपका ऑरेंज भी आता है बच्चों, और एक वायलेट होता है और एक इंडिगो होता है। ठीक है, ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, आपको पता ही होगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144 के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको लिखना है आपने रोस्टर फॉर्म में। देखो बच्चों, पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, 4 भी होता है, 5 नहीं होगा, 6 होता है, 7 नहीं होगा, 8 आएगा, 8 के बाद 9 भी आता है भाई, 9 भी आता है, 10, 11, 12 आएगा, 12, 13, 14, 15 नहीं होगा, 16 आएगा, 16 के बाद आपका 17, 18, आई थिंक 18 भी आता है, 18 के बाद 19, 20, 21, 24 जाएगा। ठीक है, 24, और 24 के बाद 36, फिर 48, ठीक है, 72, देन इसके बाद 144। अगर कोई मिस हो गया हो तो आप देख लेना भाई। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं 144 के, जिनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, तो ये पूरा एक रोस्टर फॉर्म है बच्चों। अब द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 के प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, तो प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 आएगा। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, बहुत ही आसान है, 1 से लेके 49 तक ऐसे लिख दो, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, 49 तक। लेस देन 50 बोला है ना नेचुरल नंबर्स, तो 1 से लेके 49 तक आपने एलिमेंट्स को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स बिफोर आई इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी काफ़ी आसान है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सिर्फ आपने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं आई से पहले, ए कॉन्सोनेंट नहीं होता है, बी से शुरुआत करेंगे, बी होता है, सी होता है, ए बी सी डी, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ, ए बी सी डी एफ जी और एच। ठीक है बच्चों, और उसके बाद सिक्स्थ वाला पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट में जो लेटर्स है उनके लेटर्स को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब सैटेलाइट में देखो कितने लेटर्स है, एस आपने लिख दिया, ए आपने लिख दिया, टी आपने लिख दिया, लेकिन टी अगर 2 बार है तो यहाँ एक ही बार लिखा जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रोस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट्स को आप लिख रहे हो तो कोई भी 2 बार, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। ठीक है, टी यहाँ 2 बार तो एक ही बार लिखा जाएगा, ई 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, एल 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और उसके बाद आई मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई भी आपका एक बार आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द इंडिकेटेड नोटेशन। भाई नोटेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है, इंडिकेटेड नोटेशन के हिसाब से। जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है रोस्टर फॉर्म आपको दे रखा है, -2, -4, -6, -8, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब इस रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं -2, -4, -6 और -8। तो इसको लिखना है आपने वर्ड्स में। वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे, देखो वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे, देखो ये एलिमेंट्स कैसे है, इवन है, लेकिन नेगेटिव इवन नंबर से, तो आप क्या लिखोगे, द सेट ऑफ नेगेटिव इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपने वर्ड्स में इसको ऐसे लिख दिया। अब सेकंड बी पार्ट बोला है सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में यानी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर आपने एक्स लिखना है, फिर जेड का साइन आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स को डिफाइन करना है कि एक्स क्या है भाई, इसके हिसाब से देखो एक्स यहाँ पर है नेगेटिव नंबर, माने एक्स लेस देन 0 है, एंड एक्स आपका क्या है, इवन नंबर, यानी एक्स इज इवन, एक्स इज इवन लेस देन 10, सॉरी लेस देन 10 नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिख दो। समझ में आ गया, एक्स आपका नेगेटिव है और एक्स आपका इवन नंबर, समझ में आ गया, यानी नेगेटिव इवन नंबर से
आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, इसको रफ करते हैं। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 और उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, 11, 22, 33, ठीक है, 44, 55, सो ऑन, बस ये आ गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में आते बच्चों, यहां पर लिखा है देखो -9, -7, -5, -3 और -1। आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखना है, सच दैट का साइन लगाना है। अब x क्या है भाई, इसको डिफाइन करना है। एक तो x आपके नेगेटिव नंबर से, यानी x आपका लेस देन 0 है, एंड x क्या है, ऑड नंबर से। देखो 9, 7, 5, 3, 1, ठीक है ना, ये सब ऑड नंबर से, यानी x इज ऑड। ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बच्चों, इसको रफ करते हैं। अब आते हैं हम इसके ये पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में, इवन नंबर्स बिटवीन 27 एंड 39, इसको लिखना है पहले रोस्टर फॉर्म में। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 27 से 39 के बीच के इवन नंबर्स, पहला 28 आएगा, उसके बाद 30 आ जाएगा, उसके बाद आपका 32 आएगा, देन उसके बाद 34 आएगा, देन उसके बाद 36 आएगा, और देन उसके बाद 38 आएगा। इतना क्लियर बच्चों? ठीक है, 27 से 39 के बीच में ये इवन नंबर्स आएंगे। रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म है। अब बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बी पार्ट, इसके बी पार्ट में आते हैं, ये पार्ट था। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, देखो कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट। अब देखो जो भी नंबर्स है, एक्स किसके बीच में है, एक्स है 27 से 39 के बीच में, एंड एक्स इज इवन। क्लियर बच्चों, x 27 से 39 के बीच में है और x यहाँ पर क्या है, इवन है। तो इसका मतलब ये पूरा जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ में आ गया? इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना है। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट में। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसको रफ करते हैं पूरे को। यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट, ये सच दैट का भी साइन होता है। ठीक है, मैं ऐसे लगाता हूँ, तो अगर कहीं पर ये लिखा है तो ये भी सच दैट का साइन है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले पार्ट में ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट, और एक्स किसके बीच में है भाई, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। और यहाँ पर आपको लिखना है वर्ड्स में। तो क्या लिखोगे वर्ड्स में, कैसे लिखोगे, देखो द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अपने ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये आ गया, इस वर्ड्स में आ गया। 0 से 1 के बीच के जो नंबर्स है वो हमने इस तरह से वर्ड्स में उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड है रोस्टर फॉर्म। बच्चों रोस्टर फॉर्म, यहाँ पर जो बी का आंसर है वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब रोस्टर फॉर्म पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको हर एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हर एक एलिमेंट अगर आप पता होगा, अगर 10 एलिमेंट तो 10 के 10 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, अगर 50 एलिमेंट तो 50 के 50 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। और 0 से 1 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपको पता ही नहीं होंगे। 0 से 1 के बीच में 0 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट भी आप बता नहीं सकते क्या आने वाला है, 0 के बाद क्या आने वाला है। ठीक है ना, 0 के बाद 0.00000 कितने 0 बाद 1 आएगा, तो वो भी कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 0.0 से 1 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है उनको कंफर्म करना, पर्टिकुलर कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे केस में जब कोई स्टेटमेंट लिखा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे। समझ में आ गया? क्योंकि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, और जो भी एलिमेंट्स है आप कुछ इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सबके सबको आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लिख नहीं सकते।
चलो आगे बढ़ते हैं। 6th वाले पार्ट में देखो, ये नंबर लाइन आपको दे रखा है और यहाँ पर 3 मार्क है, 1 2 3। बस इन 3 नंबर्स को आपको लेना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो तीनों जो ऑब्जेक्ट्स है, नंबर्स है, वो आपके कंफर्म है, -3, 1 और 5। बस इतना आसान था। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। x सच दैट x बराबर, इसको ऐसे लिख लो, -3n। देखो इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स या मल्टीपल ऑफ 2 को 2n लिखते हैं। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 को हम क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। तो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 को क्या लिखेंगे, -3n लिखेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पर n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को। बस इतना लिख दो। समझ में आ गया? तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से आप कर सकते हो। अब आपको समझना है, देखो टाइप्स ऑफ सेट्स को बहुत ही आसान है समझना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं। आपको पहले समझना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अभी को नाम से स्पष्ट हो रहा है, फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होगा भाई, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो 1 से लेके एंड तक। मैं एक सेट आपके सामने लिखता हूँ। एक सेट मैंने लिख दिया, ए सेट है 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। यह है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब सारे एलिमेंट्स को, चलो अभी तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन सारे एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट को भी और कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। सारे एलिमेंट्स बता सकते हो कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं एक सेट दूसरा लिख रहा हूँ, 2 4 6, आप सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो मतलब फाइनाइट सेट्स एकदम दिखते आपको एकदम पता चल जाता है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से डेफिनेशन लिखा हूँ, बहुत सिंपल है समझना। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा भाई, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके आप एंड एलिमेंट्स को पता ही नहीं लगा सकते। जैसे एक सेट ये है 1 2 3, बस ऐसा कहीं लिखा है तो वो इनफाइनाइट सेट है। अब एंड पता ही नहीं कहाँ तक है। अगर मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, पहले स्टेटमेंट ये है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब मुझे बताओ कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। बच्चों ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर का सेट अगर लिखोगे आप तो 2 4 6 8 ऐसे लिखोगे, लेकिन एंड पता ही नहीं कहाँ तक होगा, तो आपने ऐसे डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अब जैसे लेस देन 10 ऐड हुआ तब वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई ऐसा नहीं कि अलग से बहुत सारी डेफिनेशन आपको लिखाऊं इस चीज़ में, बस आपको सिंपल में समझ जाना है कि भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वो होंगे जिसके सभी एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, और एंड एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और इनफाइनाइट क्या होगा, जिसके आप सभी एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, जिसमें आपका एंड एलिमेंट का पता ही नहीं होता। समझ में आ गया? ठीक है, वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। बहुत ही सिंपल है समझना। एम्प्टी सेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लिखा है यहाँ पर, अ सेट दैट कंटेन्स नो मेंबर्स इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस साइन से। देखो ये रोस्टर फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 से। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको पता होना चाहिए एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, समझना बहुत ही आसान है। इतना क्लियर बच्चों? उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि आ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे ये है, एक ए सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। इक्वल सेट्स को समझते हैं बच्चों। दो सेट से आइडेंटिकल है और इक्वल सेट्स होंगे कब, जब ए बराबर बी होगा, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। मतलब मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। मतलब एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है 2 3 1। तो आप देखो कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। दो सेट्स में अगर सेम एलिमेंट्स है तो आप बोलोगे वो सेट एक दूसरे के इक्वल है, यानी एक इसके बराबर है, बी के बराबर है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए है 1 2 और इस केस में बी क्या है 1 2 3। अब यहाँ पर देखो दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है,
यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। लेकिन इस केस हम क्या बोलेंगे कि ए बराबर बी, क्यों? क्योंकि ए सेट के जो एलिमेंट्स है और बी सेट के एलिमेंट्स है बिल्कुल सेम है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था इक्वल सेट की डेफिनेशन। कार्डिनल नंबर को समझना बच्चों। कार्डिनल नंबर क्या होता है भाई? कार्डिनल नंबर होता है कि वो क्या बताएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा कि उस सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, और यहाँ पर लिखा भी है डेफिनेशन, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, इट इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है। जैसे एक ए सेट है बच्चों 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है भाई? 3 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? एन ए कितना होगा? 3 आ जाएगा। इतना आसान है। सेकंड, सिंगलटन सेट लेते हैं हम। बी सेट है एक सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। एक एम्प्टी सेट लेते हैं। सी एक एम्प्टी सेट है 5, 5 को डिनोट, 5 जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या आएगा? इस 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो कार्डिनल नंबर कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? ठीक है। तो जितने भी फाइनाइट सेट है उनके कार्डिनल नंबर को हम एन ए से डिनोट करेंगे, और उनका कार्डिनल नंबर डिफाइन होगा इन नंबर से 3 1 0 इस तरह से। समझ में आ गया? लेकिन जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, फॉर इनफाइनाइट सेट जो होते हैं बच्चों, ठीक है, उनका जो कार्डिनल नंबर होता है, मान लेते हैं एन डी ले लेते हैं, ठीक है, वो हमेशा नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि उस सेट में कितने एलिमेंट्स है आप बता ही नहीं सकते, आप उनके एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनाइट सेट में, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हमेशा नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है, और जो फाइनाइट सेट है उनका कार्डिनल नंबर हमेशा डिफाइन फॉर्म में आएगा। क्लियर बच्चों? और एक चीज का पता आपको ये भी चलता है कि भाई जो एम्प्टी सेट है, कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई एम्प्टी सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो क्या बोलोगे भाई? एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 0 एलिमेंट्स हैं, हम बता सकते हैं, इसलिए वो फाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट सेट्स तभी होगा जब एन ए बराबर एन बी होगा। एन ए बराबर एन बी, ये कंडीशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है? ए बराबर बी। ए बराबर बी, अगर मैं बोलता हूं ए सेट में अगर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 2 3 1, तो सेम एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे यार ए बराबर बी है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अगर ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 और बी अगर दे रखा है 4 5 6, अब इस केस में ए बी के बराबर नहीं है ना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों क्या है? सेम है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब एन ए बराबर एन बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट है। और ये दोनों सेट क्या है? इस केस में क्या है? इक्वल है। और इक्वल के साथ ये भी चेक करो, यहाँ एन ए कितना आ रहा है? 3, और एन बी कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट भी है। मतलब दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है। बस इक्विवेलेंट के लिए आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है, और इक्वल के लिए ये कंडीशन। और जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। अब सीधा हम एक्सरसाइज में आते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, आपको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आप आसानी से अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन तभी मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस लाइन के, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? आप बोलोगे भैया ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है, आई है, ठीक है बच्चों। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, फाइनाइट होगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर्स होंगे? कोई लिमिट नहीं है, लिमिट होती तो आप बता देते भैया यहां से यहां तक है, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 5।
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, आप काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल है भाई, कितने एलिमेंट्स में देख लेता हूँ इसका, मेरे हिसाब से फाइनाइट है ये आपका, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, समझ में आ गया। द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन, आप देखो डायग्राम में देखो, एक सर्कल ये आ गया ओरिजिन से, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है ना, मतलब आप ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो ओरिजिन से। तो इसका आंसर क्या है भाई, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर होल नंबर इनफाइनाइट है बच्चों, ये भी क्या आपका इनफाइनाइट, आप समझ पा रहे होंगे। 5 से लेस होल नंबर तो आप बता सकते हो वो फाइनाइट होता है, लेकिन 5 से ग्रेटर होल नंबर्स वो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट होंगे बच्चों। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से लेस नेचुरल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो ना, ठीक है, तो वो आपका फाइनाइट हो जाएगा बच्चों, वो फाइनाइट होगा। और द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, ये तो बहुत बड़ा आसान है, ये भी फाइनाइट होगा बच्चों। और द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच के जो रेशनल नंबर्स है कितने होंगे भाई, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट होगा बच्चों। बताना कौन सा एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था कि भाई एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 0 होंगे। तो आप देखो भाई यहाँ पर कौन सा एम्प्टी सेट है, ए पार्ट में जाते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स, मार्स में कोई ह्यूमन बीइंग रहता है भाई, कौन सा ह्यूमन बीइंग रहता है, कोई बता सकते हो, उसका नाम बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते ना, तो ये आपका एम्प्टी सेट है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स इज अ ऑड नंबर डिविजल बाय 2, कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, कोई है आपके नजर में कोई ऐसा नंबर होगा जो ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो जो भी सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट बनेगा। एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है भाई, जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कौन सा कॉमन पॉइंट आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ये भी आपका एम्प्टी सेट होगा बच्चों, ठीक है, ये सिंगलटन सेट है। इस मतलब यहाँ पर आपका एक एलिमेंट 0 है, ये आपका सिंगलटन सेट है, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है भाई, सिंगलटन सेट है। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन 7, कोई ऐसा नेचुरल नंबर 5 से छोटा भी है और 7 से ग्रेटर भी है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है 7 से ग्रेटर है, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 6 आता है, लेकिन 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है भाई और 7 से छोटा है, लेकिन 6 5 से छोटा नहीं है और 7 से ग्रेटर नहीं है, उसी केस में एक नंबर की बात हो रही है ना, एक सिंगल नंबर की बात हो रही है जो 5 से भी छोटा है और 7 से ग्रेटर है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं बच्चों, तो ये आपका एम्प्टी सेट है भाई, ठीक है, जो सेट पॉसिबल नहीं है वो एम्प्टी सेट होगा, ये मान के चलो। बस पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला है कि इक्वल सेट्स के बारे में, भाई कौन सा सेट इक्वल है, वो मैंने डेफिनेशन बताया था मैंने आपको। देखो यहाँ पर ए सेट, फर्स्ट पार्ट में ए सेट आपको दे रखा है, ए सेट कितना है भाई 2 और 3 है, और बी सेट इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा भाई इसको फैक्टर करना, x² + 5x + 6 = 0, इसके जो सॉल्यूशन है ना वो बी सेट बनाएंगे। अब इसके सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं मैं आपको बता दूं, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x + 2 और x + 3 = 0, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 और x का वैल्यू आएगा -3, तो बी सेट जो आएगा वो आएगा -2 -3। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 2 -2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 यहाँ 3 है, मतलब यहाँ पर a b के बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है, नॉट इक्वल टू। सेकेंड पार्ट में ए सेट बनेगा इन लेटर से, बनाओ जरा, ए सेट बनाओ, F O L W, और कोई L 2 बार है तो एक बार आएगा, O 2 बार है तो एक बार आएगा रोस्टर फॉर्म में, ये आपको पता ही होगा, तो ये तो अभी ए सेट बन गया। अब इससे बी सेट बनाओ भाई, इससे बी सेट बनेगा इनके लेटर से, W आ रहा है, O आ रहा है, तीसरा L और F भी आएगा, ठीक है,
तो ए सेट ये आ गया, बी सेट ये आ गया। देखो एलिमेंट्स सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, एफ एफ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ। तो यहाँ इस केस में बोलेंगे कि भैया ए बराबर बी है। आई बात समझ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी भाई, सिंगलटन सेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था भाई, सिंगलटन सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही होता है, मतलब उनका कार्डिनल नंबर एक ही होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ए सेट है, मोड 5 बराबर 5 और x इज अ नेचुरल नंबर, तो ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको समझ लो भाई। यहाँ पर ये लिखा है मोड x इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस x की पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई? इस x की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 5 ही होगी। अगर मैं x की जगह यहाँ 5 पुट कर दूँ तो मोड 5 5 आएगा, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। समझ में आ गया? हाँ, अगर इंटीजर होता तो 5 मोड 5 भी 5 आता और -5 भी 5 आता, तब यहाँ पर दो एलिमेंट्स आते, 5 और -5। अगर x i मतलब इंटीजर को बिलोंग कर रहा होता, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी x की जो पॉसिबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या होगी? 5 होगी। ठीक है ना? तो इस 5 को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे 5 आंसर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट होगा और ये आपका सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट समझ में आ रहा है? अगर x बिलोंग टू i होता, समझ लो पहले क्वेश्चन को, ऐसा लिखा होता तो i में अगर मोड x बराबर 5 दे रखा है तो इस x की पॉसिबिलिटी क्या होती? एक 5 होती और एक -5 होती, तब आपका a सेट क्या बनता? -5 और 5। अगर x इंटीजर को बिलोंग करता तो मोड x बराबर 5 है, तो x बराबर क्या आएगा? 5 और -5। 5 को यहाँ पुट करो, मोड 5 5 आएगा, -5 को यहाँ पुट करेंगे, मोड -5 5 आएगा, तब a सेट ये बनता, तब सिंगलटन नहीं होता। लेकिन इस केस में जब x बिलोंग्स टू n है, इस केस में सिंगलटन है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, बी सेट x एलिमेंट से बनेगा और x क्या है? इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो सॉल्व करो इसको, x² माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0। इसके जो फैक्टर्स आएंगे मैं आपको बता दूं, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आपके आएंगे 8 और 3, 8x माइनस 3x प्लस 24, x माइनस 8 माइनस 3, x माइनस 8 इक्वल टू 24, और x बराबर 8 आ गया और x बराबर 3 आ गया। ये आंसर आ रहा है भाई। अब बी सेट जो डिफाइन हो रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, और दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर है। लिखा है ना x बिलोंग्स टू n, 8 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, तो इसका जो सेट बनेगा वो 3 और 8 आएगा, उसमें दो एलिमेंट्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दोनों ही नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब ये सिंगलटन नहीं है भाई, ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है, नो। तीसरा वाला, c बराबर x सच डेट x क्यूब, अब यहाँ पर लिखा है बराबर माइनस का 125, x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर, याद रखना है, z का मतलब इंटीजर होता है, i और z एक ही होता है। ठीक है, तो बताओ x कितना आएगा? x क्यूब बराबर माइनस का 125 है, तो x बराबर कितना आएगा? खुद दिमाग लगाओ, वो आएगा माइनस का 5। ठीक है, और -5 क्या इंटीजर है, तो ये यहाँ पर जो c सेट बनेगा वो -5 आएगा, तो c सेट में सॉल्यूशन आएगा ना इसका, इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है वो आ रहा है -5, तो -5 आ गया c सेट के रोस्टर फॉर्म में। अब c सेट के रोस्टर फॉर्म में -5 आ गया, तो भैया ये एक सिंगलटन सेट है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट सिंगलटन होगा, सेकंड वाला पार्ट सिंगलटन सेट नहीं होगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन में, स्टेट द वैल्यू ऑफ एन ए। अभी मैंने आपको बताया था एन ए का मतलब क्या होता है भाई? एन ए का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर मतलब
ए सेट का कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पर ए सेट डिफरेंट डिफाइन है, तो जैसे लिखा है यहाँ पर ए बराबर मंथ ऑफ ईयर्स, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो वो आ गया आपका एन ए। फर्स्ट पार्ट में एन ए कितना होगा 12 होगा, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने मंथ्स आएंगे 12 आएंगे, तो यानी एन ए बराबर 12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अब फिलहाल अभी हम क्या लिखें यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूटो तो हट चुका है, आपको बताइए। थर्ड वाले पार्ट में एन ए कितना आएगा, एक्स इज इंटीजर -8 to 3, -8 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और x यहाँ पर क्या है इंटीजर है। देखो -8 से स्टार्ट करो, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 3 तक जाना है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। तो -8 से 3 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आएगा इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में सेट डिफाइन होगा उसके एलिमेंट्स ये होंगे, और कितने एलिमेंट्स है 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। x इज एन इवन नंबर्स, x इज एन इवन नंबर्स। अब कितने इवन नंबर्स है, कोई लिमिट नहीं है ना, नॉट डिफाइंड, ये फाइनेट सेट है, सॉरी ये इनफाइनेट सेट है। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है तो इनफाइनेट सेट है, कोई एंड एलिमेंट की कंडीशन नहीं है। अब एंड एलिमेंट्स की कंडीशन नहीं है एंड एलिमेंट की, तो यानी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यानी ये जाएगा आपका, ये बन जाएगा इनफाइनेट सेट। अब उस केस में एन ए क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बता दिया। इंटरवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स। अब इंटरवल्स को आपको कैसे समझना है, देखो इंटरवल्स में सबसे पहले आपको इंटरवल्स की डेफिनेशन, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक ए सेट लिखा 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है, एक ए सेट है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा है, और इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं वर्ड्स में, ठीक है, वो सब आपने अभी पढ़ लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेट को ऐसे लिखूं, एक्स कोई नंबर है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, जो 1 से 2 के बीच में है, और अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो x जो है 1 से 2 के बीच में है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, वो है रियल नंबर्स। तो आपको पता है कि 1 से 2 के बीच में इनफाइनेट रियल नंबर्स होते हैं, जिसको आप पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक एक करके बता नहीं सकते। तो जब हर एलिमेंट को आप एक एक करके बता नहीं सकते कि वो एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हो, कुछ कुछ बता, लेकिन हर एक एलिमेंट को नहीं बता सकते ना आप। तो ऐसे केस में आप इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म नहीं ले सकते, ये डिफाइन नहीं हो सकता किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रियल नंबर के जो सेट्स होते हैं या रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं, उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ गया कि 1 से 2 के बीच में इनफाइनेट रियल नंबर्स होंगे जिसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? तो किस फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल्स में। कैसे लिखेंगे, देखो ये समझना बच्चों, अगर ये साइन है, x लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो पहले नंबर लाइंस को देखो, नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर माइनस इनफाइनेट से इनफाइनेट, यह है रियल नंबर की लाइन, पहले 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 आएगा, और जो x है वो 1 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है तो सर्कल आएगा, ऐसे सर्कल लगाते हैं, और जिसमें यहाँ भी सर्कल आएगा, ठीक है। तो यानी x जो नंबर है वो किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर लाइन में ऐसे,
जिसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, बस 1 और 2 के बीच के रियल नंबर से, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। और उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटरवल्स में, ये होते हैं इंटरवल्स, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल नंबर्स की रेंज को लिखने के लिए आप इंटरवल्स का यूज करते हो। अगर मैंने ये साइन लगाया ओपन इंटरवल वाला, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट लगता है, और इसको ऐसे लिख दिया 1,2, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रियल नंबर्स है वो किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, लेकिन 1 और 2 इंक्लूड नहीं है बच्चों। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसी को हम इंटरवल्स बोलते हैं। यही आपके क्या है, इंटरवल्स है, जो क्या बताते हैं, रेंज को, रियल नंबर्स की रेंज को बताते हैं भाई, रियल नंबर्स के सेट को बताते हैं, रियल नंबर्स के सबसेट को बताते हैं। सबसेट में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे टॉपिक में, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है उसको आपने ऐसे शो कर दिया, क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे सेट जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रियल नंबर्स के सेट होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको हम इंटरवल्स में लिखते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। अगर 1 2 साइड के नंबर इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल का यूज किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, x लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच में, और x से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, लेकिन इस बार 1 और 2 दोनों इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले इसको हम नंबर लाइंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि x 1 अगर 2 के बीच में है और x रियल नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 1 और 2 के बीच में, उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, लाइन में, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और ये आपका इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। इस बार 1 और 2 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पर सर्कल आएगा और यहाँ भी सर्कल आएगा। ऐसे डार्क करना है, डार्क आएगा, यहाँ डार्क आएगा। जब इंक्लूड होता है डार्क हो जाता है, जब इंक्लूड नहीं होता सर्कल रहता है। ये सर्कल का साइन है बच्चों, ऐसे, ठीक है। और इस केस में जो x है वो 1 2 के बीच में है, जिसमें 1 2 भी इंक्लूड है, इससे डार्क कर दिया। और x जो है 1 2 के बीच के रियल नंबर्स है, जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, जिसको हम इंटरवल्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे। यहाँ पर ये वाला इंटरवल यूज होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। समझ में आ गया। इसका सेंस ये बनता है कि जो रियल नंबर है, जो भी x है, वो 1 2 के बीच में है, जिसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, और ये साइन आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये होते हैं इंटरवल्स। समझ में आ गया। तो रियल नंबर्स के सेट को, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते, तो उसको हम इंटरवल्स में ऐसे लिखेंगे। 2 टाइप के इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। और इससे आप ये भी समझ सकते हो, अगर कहीं पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा डार्क, और यहाँ पर आएगा सर्कल, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। और जो x होगा किसके बीच में, 1 2 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। और इंटरवल फॉर्म में कैसे आएगा, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आएगा क्लोज्ड 1 के साथ, और जहाँ पर सर्कल है यानी 2 इंक्लूड नहीं है, वहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल, ठीक है। 1 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड, 2 इंक्लूड नहीं है तो वहाँ पर ओपन। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें आप, मैं सीधा ये इंटरवल बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 में आएगा ओपन और 2 में आएगा क्लोज्ड, ठीक है बच्चों। तो इसी पर बेस अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस इन्फाइनाइट होता है, इनमें हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अगर माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट की बात करेंगे तो ऐसे लिखोगे, ये आ गया रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट को आप इंटरवल्स में कैसे लिखते हो, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, और ये दोनों कभी भी इंक्लूड नहीं होते, इनमें हमेशा ओपन इंटरवल आता है, कभी क्लोज इंटरवल नहीं आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इंटरवल नोटेशन आपको लगाना है। यहाँ पर जो सेट है वो इस फॉर्म में दे रखा है, इंटरवल्स फॉर्म में। देखो ये सब इनफाइनाइट आपके सेट्स है, ठीक है।
एक्स जो है वो -17 से 0 के बीच में है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो सिर्फ इनके बीच में है, ना तो 17 इंक्लूड है माइनस का, ना ही 0 इंक्लूड है, तो यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल -17, 0। बस दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। जो एक्स है वो -17 से 0 के बीच में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है बच्चों, है ना, ये विशेष ध्यान रखना है। एक्स जो है वो 6 से 12 के बीच में है, तो यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल, जहाँ पर इक्वल टू का साइन है 6, 12। एक्स जो है -1 से ग्रेटर है, ठीक है, और 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन 4 में है, -1 में नहीं है, तो -1 में ओपन इंटरवल और 4 में आएगा क्लोज इंटरवल। जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है वहाँ पर क्लोज इंटरवल आता है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता वहाँ पर ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा भाई, ओपन इंटरवल -1 के साथ और 4 के साथ आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में। इन सबको इंटरवल्स बोलते हैं, यानी जो भी नंबर्स है यहाँ पर 6 और 12 के बीच में है, 6 और 12 इंक्लूड है। जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है वो -1 से 4 के बीच में है, जिसमें -1 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 4 इंक्लूड है। और यहाँ पर -4 इंक्लूड होगा, इक्वल टू का साइन है, क्लोज इंटरवल, और 7 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। इतना क्लियर? एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है। देखो भाई कैसे लिखोगे इसको, अब फिफ्थ वाले पार्ट में आते, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और जो एक्स है वो 5 और 9 से, मतलब 5 और 9 के बीच में है। ठीक है, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले इसको समझो, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, अगर ये नंबर लाइन है, ये जा रही है आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, समझो इसको, और यहाँ पर आ गया 3 और 3 में इक्वल टू का साइन भी है, यानी डार्क आएगा, जहाँ पर इक्वल टू आता है वहाँ डार्क आता है, और जो एक्स है वो लेस देन 3 है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब 3 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और लेस देन 3 है, तो ये वाला पार्ट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में वो एक्स लाइज कर रहा है। तो इस वाले को आप कैसे लिखोगे इंटरवल में, देखो माइनस इनफाइनाइट ऐसे लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट हो उसमें हमेशा ओपन इंटरवल आता है, क्लोज इंटरवल कभी नहीं आता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कहाँ तक है, 3 तक है, 3 में इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर? और ये तो समझ में आ गया होगा, जो एक्स है वो 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है, और 5 में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आपका ओपन इंटरवल 5 में, और 9 में आएगा क्लोज इंटरवल। इतना क्लियर? अब देखो सिक्स्थ वाला पार्ट, एक्स सच डेट, ये सच डेट का साइन होता है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 99। अब इसको नंबर लाइन समझो, देखो बच्चों, ये है माइनस इनफाइनाइट और ये है आपका इनफाइनाइट, और यहाँ पर बीच में आ गया 99। अब 99 में है इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पर डार्क कर दो। जो एक्स है वो 99 से ग्रेटर है, एक्स जो है वो 99 से ग्रेटर है, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? तो जब लिखोगे 99 से इनफाइनाइट तक लिखोगे तो इंटरवल में कैसे लिखोगे, देखो 99 इंक्लूड है ना, यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज इंटरवल आएगा, 99 आएगा और कॉमा इनफाइनाइट, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अब इसमें ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, कभी क्लोज नहीं आता। 99 से शुरू हुआ है इनफाइनाइट तक, तो ऐसे लिखोगे। जितने भी रियल नंबर्स है वो 99 से इनफाइनाइट के बीच में है, और ये सब इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, जिसमें 99 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया। ठीक है, सेवंथ वाला पार्ट, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 1 इंक्लूड नहीं होगा भाई, ये आगे नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बस 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी पूरी रियल नंबर की लाइन है। तो एक तरीका तो ये है कि रियल नंबर एक्सेप्ट 1 कर दो, एक तरीका तो ये हो गया। देखिए आपके बुक में जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ,
1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर कर दो सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, यानी 1 इंक्लूड नहीं है। 1 से पहले के नंबर्स होंगे, 1 के बाद के नंबर्स होंगे। 1 से पहले के नंबर्स को क्या लिखोगे आप? माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, और माइनस इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए दोनों में आएगा ओपन इंटरवल। और 1 के बाद के जो नंबर्स है 1 से इनफाइनाइट, 1 और इनफाइनाइट दोनों इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गया? ये डायग्राम बन रहा है और ये ऐसे मैं इंटरवल्स में बता रहा हूँ। उसके बाद अब जो 7th वाला पार्ट है बच्चों, ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को कभी भी इंटरवल्स में नहीं लिखते, याद रखना, ठीक है? तो इंटरवल्स कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ में आ गया ना? इंटरवल्स कैन नॉट बी डिफाइंड मतलब रोस्टर फॉर्म में कोई सेट दे रखा है, उसको आप इंटरवल्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। x नॉट इक्वल टू 3, जैसे ये वाला पार्ट बताया वैसे सेम ये भी है, ठीक है? 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 से पहले वाले नंबर माइनस इनफाइनाइट से 3 आएगा, जिसमें दोनों में लगेगा ओपन इंटरवल, और 3 से इनफाइनाइट आएगा, जिसमें दोनों में लगेगा ओपन इंटरवल। ये अपना आप कर लेना, बाकी ये सब अपना आप कर सकते हो भाई। देखो नंबर लाइंस वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है? नंबर लाइंस का डिटेल मैंने आपको बता दिया है। 12th का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ है माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर आगे देखो सर्कल, डार्क सर्कल नजर आ रहा है आपको। तो जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा आपका माइनस इनफाइनाइट में आएगा ओपन इंटरवल, और कहाँ तक है? -1 तक, और यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है? अब यहाँ पर आपको सर्कल नजर आ रहा है ना सर्कल नजर, और कहाँ तक है ये? इनफाइनाइट तक। और सर्कल का मतलब क्या होता है कि भैया ये इंक्लूड नहीं है, ये 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के आगे के नंबर है, 2 से इनफाइनाइट तक के नंबर है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। इसका आंसर क्या होगा भाई? ओपन इंटरवल में 2 से इन्फिनिटी, ठीक है? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं है, 4 भी इंक्लूड नहीं है। आंसर क्या आएगा? 1 से 4 के बीच में। कैसे लिखोगे? 1 से 4 दोनों आएगा आपका ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर दोनों में सर्कल है, देखो यहाँ भी सर्कल है, डार्क सर्कल, यहाँ पर डार्क है, यहाँ भी डार्क है बच्चों, ठीक है ना? यहाँ पर भी, यहाँ भी डार्क हो रखा है, यहाँ भी डार्क हो रखा है, यहाँ पर सर्कल नहीं है। तो -1 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, और उसके बीच के नंबर्स कितना आएगा? दोनों क्लोज इंटरवल, -1 से 3। अब ये वाला इंटरवल आएगा, और ये दोनों इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, -4 से -1, और यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, यहाँ सर्कल है, और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है? समझ में आपको आ गया होगा।